गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, हम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारा हो जाए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारे जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे पाचन तंत्र में, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो है आती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? देखिए, आपकी बॉडी जो खाती है फूड्स, वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल वे में मैं अगर आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या है आपका पाचन तंत्र या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले आपकी बॉडी जो है ना वो खाती है बड़े, मतलब पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स जो है वो, बड़े पार्टिकल्स जो है वो हम खाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स। अब इन लार्ज पार्टिकल्स को जो है वो किस में ब्रेक डाउन करता है? लार्ज पार्टिकल को जो है वो ब्रेक डाउन करता है किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में। देन जो स्मॉल पार्टिकल्स है उससे जो है वो हमारी जो बॉडी के लिए एक नेसेसरी, जो हमारे बॉडी के जो है वो नेसेसरी एलिमेंट है उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के नेसेसरी एलिमेंट हमारे बॉडी के क्या है? प्रोटीन, फैट एंड और हमारी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन का क्या काम है? मसल्स रिकवरी एंड मसल फॉर्मेशन। ठीक है, फैट्स का क्या काम होता है कि आपकी बॉडी को जो है वो एक मतलब कि बॉडी को क्या कहते हैं, एक तो एनर्जी में भी कन्वर्ट करने का कार्य करती है, दूसरी आपकी बॉडी में मसल्स को भी एक सपोर्ट प्रदान करती है, सपोर्ट सिस्टम उसको देती है। और दूसरी चीज़ जो है वो प्रोटीन का काम जो है वो आपको एक कुछ ऐसी रक्षा है, जैसे ज़्यादा सर्दी हो गई उससे आपकी बॉडी को रोकने के लिए एक वार्म आपकी बॉडी को बनाए रखती है। ठीक है, फैट का काम होता है। दूसरी चीज़ है, और कुछ जो है वो विटामिन को सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन में भी फैट का रोल होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको डेली बेसिस के, डे टू डे लाइफ में आपको एनर्जी जो है वो देती है। ठीक, तो अब आप जो है वो खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो किस लिए खाते हैं, आपके फूड की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब खाना खाने से पहले आपको एक बार जो सोचना चाहिए कि हम क्यों खा रहे हैं। ठीक है, जो फूड हैबिट हो गई है आजकल की इतनी ख़राब हो गई, पिज़्ज़ा बर्गर वो सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो वो हमारे केवल टेस्ट मतलब कि टेस्ट ग्लैंड को केवल हमारे जो है ना ये माउथ कैविटी, माउथ को केवल जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है, ना कि हमारे बॉडी को सेटिस्फाइड कर रही है। जो हम जितनी भी आजकल जो सोर्सेज है, पहले के क्या जो सोर्सेज थे खाने के, उसमें से 95 क्या कह सकते हैं, 99% जो है वो फूड हैबिट ऐसी थी जो हमारी बॉडी के सुटेबल थी, बॉडी को सेटिस्फाइड करती थी। जबकि आजकल के 95 नहीं कर सकते, मान लो तब भी 90% फूड जो है वो हमारे केवल हमारे टेस्ट ग्लैंड को, हमारे सलाइवा को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, हमारे माउथ को केवल सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में आपको समझा दूंगी, तो शायद आपकी फूड हैबिट भी चेंज हो जाए, शायद आप भी जो है वो इम्प्रूवमेंट करें। डाइजेस्टिव सिस्टम होता ये है, हम भोजन खाते ही केवल इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी को डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, घर से निकल रहे हो, मेहनत मजदूरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, टहल रहे हो, घूम रहे हो, खड़े होके कहीं कार्य कर रहे हो, मैं अभी खड़े होके पढ़ा रही हूँ, तो मुझे रिक्वायरमेंट है एनर्जी की डे टू डे लाइफ में, जो कि मुझे कार्बोहाइड्रेट देती है। फैट मुझे जो है वो सेकेंडरी एनर्जी देती है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है तो वो स्टोरेज होता है, एक
तो वो हमें जो है वो फैट देता है, प्लस हमारे विटामिन जो है वो कुछ ADE के विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमारी बॉडी को कुछ सपोर्ट्स भी प्रदान करते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखने का कार्य करते हैं, ठंड से बचाते हैं। फैट का ये काम होता है, जबकि प्रोटीन हमारे मसल्स रिकवरी में काम होती है। जैसे घाव लग गया तो वो भरने का काम करते हैं, एक छोटा सा बच्चा कितना बड़ा हो जाता है उसमें काम देता है, ठीक है। हमारे जो है वो डेली हमारी लाइफ से जो है वो मतलब कि कितनी सेल्स ब्रेक हो रही है तो नई सेल्स बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो है वो कार्य हमारे प्रोटीन का है, हमारी ब्लड सेल्स बन रही हैं, बॉडी के सभी जगह में सेल्स जो है वो बनती बिगड़ती रहती हैं, तो वो काम जो है वो प्रोटीन का होता है। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है उसको फुलफिल करने का काम जो है वो क्या करता है हमारा जो है वो भोजन, ठीक है। तो एक एक कहावत है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि उसको कह सकते हैं कि यूज़फुल है, जो मुझे लगता है कहावत है, मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी कि व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर, ठीक है। वट यू ईट इज वट यू आर, आप जो खाते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, पिज़्ज़ा बर्गर, इनका जैसा भी इनको इस तरह के भोजन को खाते हैं तो आप उसी तरीके के हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ये पूरी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपकी जो है वो डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। मतलब अब मैंने आपको बता दिया कि भोजन की आवश्यकता क्यों है, हमारी जो 3 रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब भोजन अब डाइजेशन होता क्या है, तो डाइजेशन मैंने आप लोग को बताया कि लार्ज पार्टिकल्स का, अगर सिंपल फॉर्म में, तो लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे जिससे हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोटीन विटामिन जितनी भी चीज़ें हैं उसे एब्जॉर्ब करके सारे टिश्यूज़ तक, ऊतकों तक पहुँचाए और वो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये हमारी जो भी क्या कहते हैं कि पाचन तंत्र की इसलिए आवश्यकता होती है। अब पाचन तंत्र का ये हमारे कार्य है। अब पाचन तंत्र के जो कार्य प्रणाली है वो कैसे संचालित होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो कार्य प्रणाली संचालित कैसे होती है इसको थोड़ा आप देखिए। 5 तरह की कार्य प्रणाली है, 5 चरण होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो है वो पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 चरण होते हैं। 5। सबसे पहला जो चरण होता है वो आपका क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन का अंतर्ग्रहण जिसे इंजेशन कहते हैं, ठीक। दूसरा हमारा चरण है पाचन, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। तीसरा हमारा चरण है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा क्या चरण है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक। पांचवा हमारा जो चरण है वो है डिफे अर्थात मल त्याग।
ठीक। डिफा अर्थात मल त्याग। तो हमारा पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 5 चरणों में है। अब आयोग आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो इनकी क्रोनोलॉजी चेंज कर देगा, इनकी क्रोनोलॉजी बदल सकता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सी क्रोनोलॉजी सही है? वो क्रोनोलॉजी इंग्लिश टर्म्स में भी दे सकता है। इंग्लिश टर्म्स क्या हो जाएगा आपका? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफा, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफा, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफा आपके 5 चरण है, या इसको हिंदी में कह सकते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और भोजन का क्या कहते हैं आपके मल त्याग, ठीक। ये 5 चरण है। तो हिंदी में तो आप इजीली कर लेंगे, हिंदी में इजीली कर लेंगे, पर इंग्लिश में आयोग जो इंग्लिश वाला शब्द यूज करता है वो ऐसे यूज करता है कि आयोग ने यहाँ पे लिख दिया इंजेशन, इंजेशन, फिर यहाँ आयोग ने लिख दिया डाइजेशन, फिर यहाँ पे आयोग ने लिख दिया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिर यहाँ पे एसिमिलेशन कह दिया, एसिमिलेशन और डेफा, ठीक है। तो आयोग जब इस तरीके के टर्म्स इंग्लिश वाले टर्म्स यूज करता है तो वहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है। तो साइंस में आप लोगों को हमेशा जो है वो इंग्लिश टर्म्स जरूर, कुछ इंग्लिश टर्म्स जरूर याद करके रखने हैं। तो यहाँ पे पाचन तंत्र जो है वो 5 चरणों में है आपका, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफा। इंजेशन क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को जो हम खाते हैं, ठीक है, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, उसको इंजेशन कहते हैं, मुख गुहा के अंदर इंजेशन होता है, ठीक। डाइजेशन आपके स्टमक से लेकर आपके क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन प्रक्रिया चलती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो आपके ड्यूडेनम तक जो है वो काफ़ी स्टमक से, मतलब डाइजेस्टिव जो फंक्शन है वो तो मुंह में स्टार्ट हो जाता है, आपके सलाइवा के थ्रू जो है वो स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, पर आपके मेनली अगर देखा जाए तो स्टमक से स्टार्ट होता है, जहाँ पे प्रोटीन का पाचन भी होता है। तो प्रोटीन मतलब स्टमक से स्टार्ट होके जो आपके इंटेस्टाइन तक होता है उसको कहते हैं पाचन। अब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो छोटे छोटे विलाई होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से, मान के चलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें इस तरीके के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अब इंजेशन हो गया आपका, डाइजेशन हो गया, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो भी आपके रस है, पाचक वो क्या कहते हैं, जो डाइजेशन के बाद जो आपके क्या कहते हैं कि प्रोटीन, विटामिन, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनका बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है, पार्टिकल्स नहीं, रसों को एब्जॉर्ब करती है, जो कि आपके प्रोटीन, विटामिन और इन फॉर्मेट में होती हैं, इन फॉर्म में होते हैं, उनको जो है वो एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। एसिमिलेशन क्या होता है? जो एब्जॉर्ब पार्टिकल्स है जैसे प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, उनको जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, आते जो उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं तक जो है वो पहुंचाना, ठीक है। सभी को उनके फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए वो दे देता है कि लो तुम ये काम करो, लो तुम ये काम करो, तुमको एनर्जी की ज़रूरत है, तुमको एनर्जी की ज़रूरत थी, ठीक है, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो काम करते। एसिमिलेशन। डेफा क्या होता है कि अब आपके जो बेकार वेस्टेज प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कूड़ा कचरा, उसको शरीर से बाहर निकालना और शरीर को स्वच्छ करके पुनः जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो तैयार करना, ठीक है। ये आपकी पूरी पाचन तंत्र की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको आप समझ लीजिए। पाचन तंत्र में सबसे पहले जो पाचन तंत्र शुरू होता है वो कहाँ होता है? मुख गुहा में, ठीक है, मुख गुहा में पाचन होता है, माउथ कैविटी, ठीक है। सबसे पहला जो है पाचन तंत्र की शुरुआत होती है वो माउथ कैविटी अर्थात मुख गुहा में होती है।
ठीक, यहाँ पे जैसे ही भोजन के पार्टिकल्स आप खाते हैं तो अब क्या होता है कि आप जो है वो जो भी भोजन करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेस्टी जो खाना होता है वो आपके सलाइवा को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लार होता है, लार में सलाइवा होता है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, आपके टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। यहाँ पे आपने जैसे ही खाया तो यहाँ पे लार बना। लार में कौन सा एंजाइम है आपका? टाइलिन। टाइलिन जो आपका एंजाइम है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है, ठीक है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करके स्टार्च का पाचन करता है। तो टाइलिन एंजाइम जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। जो भी आपके खाने में स्टार्च होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा और स्टार्च का जो है वो पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। तो स्टार्च क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यदि आपसे पूछता है कि सबसे पहला ये प्रश्न आयोग पूछेगा कि शरीर में पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से शुरू होती है, ठीक है। मुख गुहा में क्या होता है कि आपके जो है वो टाइलिन नामक, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। वो किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक। तो यहाँ पे बस केवल स्टार्च का पाचन होता है। अच्छा, लार का पीएच क्या होता है? यहीं पे आप देख लीजिए, लार का जो पीएच होता है लगभग 6 से 7 के करीब, मतलब बहुत हल्का सा जो है वो अम्लीय होता है। लार्ज का जो पीएच होता है वो बहुत हल्का अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का, बहुत मतलब कि मॉडरेट जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, जैसे वो जो है वो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो काम होता है। ये क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और उसे जो है वो पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, पॉलीसैकेराइड्स में जो है वो एंजाइम में इसको परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ से भोजन, मुख गुहा से भोजन यहाँ पे आता है ओशोफेगस में। यहाँ से भोजन के पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक। मान लो ये हमारे भोजन के पार्टिकल्स हैं। तो मुख गुहा क्या करता है? इस तरीके का कुछ मूवमेंट क्रिएट करता है, ठीक। इस तरह का मूवमेंट करता है। क्या करता है कि मुख गुहा एक पाइप होती है, वो पाइप क्या करती है? इस तरीके से ऐसे दबाती है, यहाँ दबाया, यहाँ दबाया, ऐसे दबाया, ऐसे दबाया, ऐसे दबाया, ये दबाया। तो भोजन क्या है? जैसे यहाँ पहुँचा, फिर इसने इसको यहाँ पे ऐसे करके दबाया, फिर भोजन यहाँ पहुँच गया, इसको यहाँ पे दबाया, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ दबाया, यहाँ पहुँचा, यहाँ दबाया। तो इसको जो है वो इस तरीके से, जहाँ पे ये गड्ढा है वहीं पे दबा दबा के भोजन को क्या करता है? नीचे भेजता है। कहाँ भेजता है भोजन को? ये आपके स्टमक में भेजता है। ये आपका स्टमक है, ठीक। भोजन को स्टमक में भेजता है। ये दबा दबा के जो है वो भोजन कहाँ भेजता है? स्टमक में भेजता है, ऊसोफेगस में। इस ऊसोफेगस को हिंदी में जो है वो ग्रास नली कहते हैं शायद, हाँ ग्रास नली कहते हैं। तो यदि पूछा है तो ऊसोफेगस में किस चीज़ का पाचन होता है, तो इस ऊसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई पाचन प्रक्रिया, कोई भी पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती। ऊसोफेगस केवल भोजन को एक रास्ता प्रदान करता है, कहाँ ले जाने के लिए? अग्नाशय में ले जाने के लिए, आपके जो है वो स्टमक में ले जाने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में स्टार्ट होता है प्रोटीन का पाचन। स्टमक में स्टार्ट होता है आपके प्रोटीन का पाचन, ठीक। प्रोटीन का पाचन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। अब स्टमक में होता क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। स्टमक में होता है HCl, ठीक है। HCl नामक एक एसिडिक अम्ल होता है, ठीक है। स्टमक में यहाँ पर मैं बता दूं, HCl नामक एक एसिडिक अम्ल होता है जिसकी एसिडिक प्रकृति आप सोचेंगे कि कितना ज़्यादा है, 0.9 से 1.5। जिनको pH स्केल के बारे में पता होगा,
कि 7 तक एसिडिक होता है, 7 जो है वो उदासीन न्यूट्रल होता है, 7 से लेके जो है वो 14 तक जो है आपके क्षारीय प्रकृति। तो सोचिए 7 तक होता है, तो जो कोई तत्व, जो कोई एलिमेंट क्या कहते हैं आपका 0.9 होगा, जिसका पीएच वो कितना ज़्यादा जो है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। इतना ज़्यादा ये अम्लीय होता है, तभी तो आप लोग बड़े बड़े जो है वो बकरा बकरी खा खा के जो है पचा जाते हो, हड्डी खा के पचा जाते हो, उसके बाद पता नहीं क्या क्या जो है वो खा खा के जो है वो खाने में कभी कभी पत्थर कंकड़ छोटे छोटे चले जाते हैं, वो भी डाइजेस्ट होके निकल जाते हैं, वो तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, इतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है वो। ठीक, तो ये इसको जो है अब क्या होता है, आंतों में जो है वो भोजन की प्रकृति, दो चीज है। आंत बहुत बड़ा रोल, सॉरी आंत नहीं, अग्नाशय, स्टमक बहुत बड़ा रोल करती है, पाचन तंत्र में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ठीक, काफी मेजर जो 50% कार्य ये करती है, 50% जो है वो आपका ड्यूडेनम में होता है, यानी छोटी आंत के स्टार्टिंग का जो एरिया होता है ड्यूडेनम, उसमें होता है। ठीक, पाचन। तो यहाँ पे क्या है कि स्टमक में जब भी जाता है तो स्टमक में इसके जो भोजन है, ये पूछा जाएगा कि प्रकृति कैसी होती है, तो वो अम्लीय होती है। स्टमक में भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। अब ये अम्लीय प्रकृति कैसे हो जाती है, HCl के मिलने से जो इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। एक तो HCl होता है, दूसरा जो है आपके और कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक और लाइपेज। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पेप्सिन, सॉरी HCl 0.9 to 1.5। अब स्टमक में 4 प्रकार के जो आपके जो है वो एंजाइम हैं, वो कौन कौन से एंजाइम हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक और आपके लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन, आपके पेप्सिन, रेनिन और आपके गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए HCl है वो हमारे क्या कहते हैं, कोई भी बड़े पार्टिकल है उनको एसिडिक नेचर देता है, गलाने का कार्य करता है। गलाने के कार्य के साथ जो है ना वो सड़ाता नहीं है, नहीं तो भोजन जो है वो सड़ना शुरू हो जाए। जो भी भोजन आता है उसको इतना एसिडिक नेचर का कर देता है कि वो गल जाए, सड़ जाए और सड़े ना और पाचन हो जाए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, और पेप्टोन्स के बाद पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, पेप्टोन्स के बाद जो है वो पॉलीसैकेराइड में जो है वो इसको चेंज कर देता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में इसका लास्ट जो है पॉलीपेप्टाइड में इसको चेंज कर देता है। रेनिन का कार्य क्या होता है, रेनिन जो होता है वो दूध का जो रेनिन उसमें एंजाइम पाया जाता है ना, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वो दूध से उसको दही बनाने का कार्य करता है। ठीक है, दूध के बेसिक जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद दूध से इसको दही बना देता है। अब दूध से दही क्यों बनता है, जैसे ही कुछ दूध पिया किसी ने और जैसे ही आप वोमिटिंग हुई तो वो दूध दही हो जाता है। क्यों हो जाता है वो दही, अब उससे क्या होता है, उससे दूध से क्या कहते हैं कि आपके लिक्विड पार्ट को अलग करता है और सॉलिड पार्ट को अलग करता है। सॉलिड पार्ट पनीर अंदर जो है वो बना के उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, क्योंकि वो जो दूध है वो स्थायी नहीं है, जैसे ही आप पलटेंगे आपके मुंह से निकल जाएगा। ठीक है, वो उसको स्थायीकरण प्रदान करता है, ताकि जो है वो हम जब दूध से जो है दोनों पार्टिकल को अलग करेंगे तो स्थायी सॉलिड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का कार्य करेंगे, और जो लिक्विड पार्टिकल है वो जो है वो अलग प्रक्रिया द्वारा जो है आपके टॉयलेट के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दोनों का ही पाचन अलग अलग मोड पे होगा। तो हम सॉलिड को अलग, लिक्विड को अलग करेंगे, तो उसके लिए रेनिन नामक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आपका गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो आपका गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक,
तो अगर पूछा जाए कि आपके स्टमक में कौन कौन से पाचक रस होते हैं, तो HCl होता है, उसके बाद HCl के बाद जो है पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, 3-4 तरह के जो है वो पाचक रस होते हैं इसमें। पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन जो है वो प्रोटीन के पाचक में, मतलब रेनिन दूध वाली प्रोटीन के पाचन में, और पेप्सिन बाकी दूसरी जो प्रोटीन आप खा रहे हैं उसके पाचन में सहायक होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टमक में कभी भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, कभी भी नहीं लिखते हैं, सॉरी, यहां लिखते हैं स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। बात खत्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है मुख-गुहा से। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, ठीक। अब स्टमक से जो है वो ये भोजन जाता है यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो ड्यूडेनम, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे ऐसे, तो इस तरह का एक, जैसे ये स्टमक है, ये आपका स्टमक है, यहाँ पे एक बड़ा सा जो है वो होता है, यहाँ पे एंट्री जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की होगी वो बड़ा सा इस तरीके का होता है, इसको कहते हैं ग्रास नली। हो यहीं से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये बड़ा सा भाग होता है जिसको कहते हैं ग्रास नली, अर्थात, या फिर इंग्लिश में इसको ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम, ठीक। इंग्लिश में इसको ड्यूडेनम कहते हैं और हिंदी में जो है वो क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली का कार्य बहुत मेजर रोल अदा करता है। अब देखिए, भोजन जो कि आपके पास आया था वो हो चुका है, उसका नेचर एसिडिक। अब ये भोजन को एसिडिक से जो है वो क्या करता है, उसमें कुछ बेसिक सॉल्यूशन डाल के उसका पायसीकरण करता है। होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे जो ग्रास नली है वहाँ पे पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस लेता है। पेनक्रियास से जो है वो, पेनक्रियास मतलब अग्नाशय, पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस लेता है, ठीक है। और उसके बाद गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर क्या मतलब, ये जो है वो देखिए ये आपका लीवर है, ठीक। तो लीवर में क्या जो है वो बाइल जूस बनता है, लीवर में जो है वो आपके बाइल जूस बनता है, ठीक है। आपके लीवर में बाइल जूस बनता है, वो बाइल डक्ट में जाके आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर ऐसा होता है, ठीक। अब जैसे लीवर में बना, लीवर में क्या है कि आपके जूस बना, और वो क्या है, वो जो लीवर में जूस, बाइल जूस बनता है वो इकट्ठा होता जाता है। काफ़ी ज़्यादा जब हो जाता है तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? यहाँ पे, ठीक। जब ज़्यादा जूस बन जाता है तो वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होने लगता है। अच्छा, यही जूस जब गॉल ब्लैडर में जाके धीरे धीरे जब इकट्ठा हो जाता है और वो सूखने लगता है, तो उसी वजह से गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोन होने लगता है। इसको कहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। अब ये होता क्यों ज़्यादा है, किसको ज़्यादा होने की संभावना है? तो बॉडी किसी की इस वजह से होती है, उसके कुछ एक्टिविटीज़, और दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है जो बहुत लंबे समय तक उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो उनको क्या होता है, खाते पीते नहीं हैं, खाना क्या छोड़ दो, पानी भी नहीं पीते हैं, तो उनका क्या होता है कि धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में जो है वो जो बाइल जो बना हुआ है वो स्टोर होता है, वो सूखता है, सूख के छोटे छोटे पार्टिकल्स में इकट्ठा हो जाता है, और वही जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ग्रास नली है, ड्यूडेनम है, वो उसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर से आपके जो है वो लीवर में जो आपके जूस बना था, बाइल जूस, वो ठीक है, और उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस दोनों मिलता है। अब दोनों की प्रकृति क्या होती है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। इसको इधर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं
कि अब इसमें किस तरीके का जूस मिलता है। तो पित्त रस की बात करते हैं पेनक्रियास से। पित्त रस कैसा होता है? पेनक्रियास, पेनक्रियास में बनता है पित्त रस। ठीक, पेनक्रियास में बनता है जो है वो पित्त रस है। पित्त रस जो है वो कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक, पित्त रस कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, भाई मैं कह रही हूँ दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा दिमाग मेरा डाइवर्ट हो गया था। पेनक्रियाटिक जूस वो अलग है, अग्नाशयी रस है। मैं वही सोच रही दिमाग में कि यही मैं क्या बोलता अब बता रही हूँ। ठीक, पित्त रस जो है वो, एक मिनट थोड़ा सा करिएगा। सॉरी, हाँ मैं पहले इधर थोड़ा सा समझाती हूँ। ये जो लिवर है, लिवर से बनता है बाइल जूस, ठीक है, पित्त रस, ठीक है। और ये यहीं पे मान लीजिए गाल ब्लैडर है, यहीं पे ये स्टोर होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है वो पित्त रस बनेगा। पित्त रस, पित्त रस जाके कहाँ पे पित्त रस में बनता है बाइल जूस बनता है। ठीक है, पित्त रस गॉल ब्लैडर में जो है वो ये बाइल जूस जो है वो इकट्ठा होता है। तो पित्त रस क्या होता है? थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, पित्त रस हल्का जैसे कि वो अम्लीय प्रकृति का होता था, वैसे ये जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे लार हल्का अम्लीय प्रकृति का, वैसे पित्त रस जो है वो हल्का जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, पित्त रस में ये पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आयोग ये से पूछता है कि पित्त रस में कौन से पाचक एंजाइम्स होते हैं, तो पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते। बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा कि पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, पित्त रस में बस इसकी प्रकृति थोड़ी सी क्षारीय होती है। क्षारीय होती, कितना होता है इसका पीएच आपका 7.6 से 7.77 के करीब इसका जो है वो इसका पीएच होता है। ठीक है, ये क्या करता है ना कि जो आपका वसा है उसको इमल्सिफाई करने का, पायसीकरण करने का कार्य करता है। ठीक है, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करता है। अब मैं आपको बता दूं कि पायसीकरण प्रक्रिया क्या है, इमल्सिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण जो एक प्रक्रिया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो ठोस इसमें पायसीकरण क्या करता है, पित्त रस जो वसा के बड़े बड़े ठोस पार्टिकल्स हैं उनमें क्या करता है कि पानी को, मतलब पित्त रस को डालकर जो है वो उसको छोटे पार्टिकल्स में चेंज करता है। ठीक है, ऐसे इसको समझ लीजिए कि जैसे आपके कहते हैं कि गांव देहात में या शहरों में भी जो दूध में से मलाई निकालते हैं, मलाई निकाल के फिर उसको उसमें पानी डाल के और मथनी से मथते हैं, तो एक समय ऐसा आता है मक्खन निकलने से पहले समय आता है कि जो दूध और पानी जो है वो एक साथ मिल जाता है। वो फैट और पानी, जो मलाई और पानी एक साथ पहले मिलता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो मक्खन निकलता है। तो वो एमल्सिफिकेशन होता है दूध और वसा, अरे पानी और वसा के पार्टिकल्स का मिलना। एक बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका पित्त रस और वसा जो है वो एक दूसरे में मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, पित्त रस में दो तरह के जो है वो आपके
वर्णक पाए जाते हैं। पित्त रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं। बिलरुबिन, एक बहुत पूछता है आयोग बिलरुबिन, इसके बारे में आयोग ने पूछा है, ठीक है। बिलरुबिन और बिलवर्डिन, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, बस इसका काम होता है वसा को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे में कन्वर्ट कर देना, ऐसे फॉर्म में चेंज कर देना, वसा को इस रूप में परिवर्तित करना कि वो सरल हो जाए, हम जो हार्ड है उस वो सरल फॉर्म में आ जाए और वो पाचन में आसानी हो जाए जिसको, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो है वो वसा जो है वो ब्रेक डाउन पूरी तरीके से नहीं हो पाई, बड़े पार्टिकल वसा के हैं, बस यही एमल्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है वो सोडियम कार्बोनेट बल्कि यहाँ पाया जाता है, इसमें जो है पित्त रस में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है और सोडियम ग्लाइकोलेट। तो सोडियम कार्बोनेट बहुत पूछता है, इसमें कौन सा जो है वो तत्व पाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है। तो 2-3-4 चीज़ें आप बहुत अच्छे से पित्त रस के बारे में जान जाइए। पित्त रस जो है वो हल्का क्षारीय होता है, लार क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है। अम्लीय माध्यम से फिर अभी तक जो है वो दोबारा स्टमक में भी अम्लीय माध्यम में ही जो है वो भोजन का पाचन हो रहा था। अब यहाँ पे क्षारीय तत्व मिलता है, क्या मिलता है, आपके पित्त रस का पीएच हल्का सा क्षारीय होता है, 7.6 से 7.7 के करीब होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। वसा का पायसीकरण होता है, वसा का एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, यानी वसा ऐसे सिंपल शब्दों में कहिए तो ब्रेक डाउन होता है, पाचन के लिए मतलब उसको बहुत छोटे उसमें तत्वों में चेंज किया जाता है, ठीक। ये मान के चलते हैं। इसमें जो है वो 2 पित्त वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बिलरुबिन, वो जो हल्के पीले येलोइश रंग के होते हैं, बिलरुबिन बिलबर्डिन पाए जाते हैं। और आपके सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है इसमें एक केमिकल, ठीक। दूसरी चीज़ होती है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में पाचन कैसे होता है, ठीक। ठीक। पेनक्रियाज जो है वो उसमें एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें हार्मोन्स, मतलब कि मिक्स्ड ग्लैंड उसको कहते हैं। ये बॉडी में ये पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड जो है वो मिक्स ग्लैंड है, तो पेनक्रियास है आपका, अग्नाशय है। अग्नाशय में जो है वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है, दोनों का श्रावण होता है, ठीक है, दोनों स्रावित होता है। इसमें आपके हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों भी। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। आइसलेट्स ऑफ, अभी आगे मैं बताऊंगी, पहले इसको छोटी सी चीज़ को यहाँ पे एंजाइम्स के थ्रू आप इसको समझिए कि क्या होती है प्रक्रिया, ठीक। तो पेनक्रियाज में पाचन को हम देखते हैं। पेनक्रियाज में जो है वो 3 तरह के एंजाइम होते हैं। अब पेनक्रियाज में एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, एलिएप्सिन, एलिएप्सिन पाया जाता है, एमिलोप्सिन, और चौथा जो है वो आपको कार्बोक्सी पेप्टिडेस। ये क्या करती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। देखिए आप आयोग से जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, ये आयोग नहीं पूछेगा कभी भी, इवन कि ये भी नहीं पूछेगा पेनक्रियास में किसका पाचन होता है। बस जो है वो प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन होता है पेनक्रियास में, ये याद रखिएगा। इतना आयोग नहीं पूछेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन चेंज करता है, ये नहीं पूछता है। फिर भी मैं बता देती हूँ, ट्रिप्सिन में जो है वो प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और फिर लास्ट में अमीनो एसिड में, जो उसका प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड है उसमें चेंज होता है, ठीक है। स्ट्रेप्सिन में जो है वो वसा अम्ल का जो है वो ग्लिसरॉल में पाचन होता है।
एमिलिएप्सिन, अमीलेप्सिन में जो है वो मंड का माल्टोज में पाचन होता है, स्टार्च का माल्टोज में पाचन होता है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स को फिर लास्ट में फिर से अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। अब यहाँ से जो भोजन, अब क्या होता है कि जो भोजन एसिडिक रूप में था वो अब जो है वो क्या होता है, हल्का क्षारीय हो जाता है और यहाँ से फिर आपके छोटी आंत में जाता है। ग्रहणी में लगभग आपका 70% पाचन हो चुका है, बाकी जो बचा हुआ पाचन है, मतलब अब छोटी आंत में जो है वो क्या होता है, पाचन प्रक्रिया 30% की पाचन प्रक्रिया, और बाकी जो है वो एब्जॉर्प्शन, मतलब उसमें छोटे छोटे विलाई होती हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आपके छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, मुख्यतः पाचन और एब्जॉर्प्शन का कार्य छोटी आंत में होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग आपके कितनी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगर फिट में बात करें, तो 20 से 30 फीट की होती है। छोटी आंत की लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 से 7 मीटर होती है। फिट में बात करें तो 20 से 30 फीट की होती है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई। अब यहाँ पे जो है इसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनका सबका पाचन और एब्जॉर्प्शन दोनों कार्य होता है। माल्टेज नामक जो है इसमें एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करती है। माल्टेज नामक एंजाइम जो है वो माल्टोज को किसमें चेंज करती है, ग्लूकोज में। ठीक, दूसरा आपका सुक्रोज, जो सुक्रेज नामक जो एंजाइम है, सुक्रेज नामक एंजाइम जो है वो सुक्रोज को फ्रक्टोज में चेंज करती है। सुक्रेज नामक एंजाइम जो है वो सुक्रोज को फ्रक्टोज में चेंज करती है। फिर तीसरा जो है वो आपका लैक्टेज नामक एंजाइम है, वो दुग्ध शर्करा को जो है वो ग्लूकोज, दुग्ध शर्करा क्या है, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज किसको कहते हैं, दुग्ध शर्करा को लैक्टोज को किसमें चेंज करती है, सुक्रोज में। ठीक, उसके बाद जो है वो लाइपेज हमेशा वसा का पाचन करती है, तो वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में चेंज करती है। वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में चेंज करती है। ठीक, वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में चेंज करती है। तो यहाँ पे जो है वो आपका संपूर्ण पाचन प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो गई। 2-3 मोटी बातें याद रखने की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है पाचन क्रिया में। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि स्टार्च का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से, माउथ से ही शुरू हो जाता है, आपके मुख गुहा से। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, स्टमक से। ठीक, स्टमक में तीसरी आपको याद रखनी है बात कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। चौथी आपको बात याद रखनी है